everyone, my name is Sahil. Welcome to our YouTube channel, The Classy Education. Today we will discuss class 9th Science Chapter 3. तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 परमाणु और अणु। तो चलिए देखते हैं। भारतीय दार्शनिक महिर्ष कनाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे से छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे। अंत में एक सीमा ऐसी आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। देखिए, महिर्ष कनाद एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि जो पदार्थ होता है उसके पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और उसको अगर हम उसको विभाजित करते जाएं तो एक सीमा एक ऐसी आएगी जिसमें हमें सबसे छोटे से छोटा कण प्राप्त होगा। अगर उसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो कण टूटेगा नहीं। उसको उन्होंने परमाणु का नाम दिया, अर्थात वह सूक्ष्म कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्म कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुदा कात्यायान ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्य संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। देखिए, संयुक्त रूप से इकट्ठे रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं, अलग अलग रूपों को उसमें प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के बाद रासायनिक संयोजन के दो नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। तो पहले हम देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सर्जन किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। अब देखिए, जैसे कोई दो हम पदार्थ लेते हैं, एग्जाम्पल में हम देखते हैं, सपोज कीजिए ए और बी एक पदार्थ है, ठीक है। अगर हम उसको आपस में अभिक्रिया करवाते हैं वो तीसरा पदार्थ बनाएगा। ए और बी की अगर अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होने के बाद में तीसरा जो पदार्थ बनाएगा वो सी बनाएगा, मान लेते हैं सी। तो जो ए और जो बी का जो द्रव्यमान होगा अभिक्रिया करने से पहले और अभिक्रिया करने के बाद जो तीसरा पदार्थ बनेगा सी, तो जो सी का द्रव्यमान और ए और प्लस बी का द्रव्यमान वो समान रहेगा। ना तो इसका सर्जन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, उसका द्रव्यमान समान रहेगा। अब हम देखते हैं दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। देखिए, जो यौगिक होता है वो दो या उससे अधिक तत्वों से निर्मित होता है, मतलब बनता है नया पदार्थ तभी बनता है, नया यौगिक तभी बनता है जब दो या दो से अधिक तत्वों की अभिक्रिया होती है, तो उससे यौगिक बनता है। इसी प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। अब देखिए, इसमें जो अनुपात होता है वो भी स्थिर होता है, मतलब परमानेंट होता है, चाहे किसी स्थान से इसको प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी उसे बनाया हो। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं पानी का जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है। आप उसको कहीं से भी ले लीजिए, या नदी या झील से, नदी से, झील से, तालाब से अगर पानी को आप मेजरमेंट करोगे तो उसका जो अनुपात होगा वो 1:8 में पाया जाता है। प्राउस ने इस नियम को इस प्रकार से भी व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक ही निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में मौजूद होते हैं। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्य के सूक्ष्म अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया गया था उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। अब हम देखते हैं डाल्टन का सिद्धांत। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। जैसे डाल्टन ने बोला कि सभी जो द्रव्य होता है वो परमाणु से निर्मित होता है, मतलब परमाणु से ही द्रव्य पदार्थ बनता है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सर्जित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, एक ही रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। देखिए, दिए गए जो तत्व का परमाणु का जो द्रव्यमान होता है और एवं जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनके समान होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परस्पर परमाणु, जो भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं, मतलब इकट्ठा अभिक्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। देखिए, किसी भी यौगिक के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है, ये सापेक्ष जो संख्या होती है वो कितनी है, उसका जो प्रकार है वो पूरा निश्चित होता है कि कितनी मात्रा में वो मौजूद है।
अब हम देखते हैं तत्वों के प्रतीक कि तत्वों को किस तरीके से उसका नामकरण तत्वों का करा जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थों में किया था। डाल्टन ने जो तत्वों के प्रतीक का जो प्रयोग करा था वो अलग ही विशिष्ट अर्थों में, मतलब खास अर्थ के अंदर उन्होंने किया था। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया, जब उन्होंने किसी भी तत्व की, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया, तो ये प्रतीक उस तत्व की निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, मतलब उसकी मात्रा कितनी उसकी ओर इशारा करता था। अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है, उसके जो एक परमाणु होता है उसको प्रदर्शित करता था कि इसके अंदर कितने परमाणु मौजूद हैं। ब्रजीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीक का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। अब देखिए, जो तत्वों का वर्गीकरण होता है वो दो आधार पर होता है। पहला अंग्रेजी आधार पर और लैटिन लैंग्वेज के आधार पर। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के आधार पर देखें तो पहले जैसे हाइड्रोजन एच से इसको प्रतीक से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को ओ से करते हैं, कार्बन को सी से करते हैं, नाइट्रोजन को एन से करते हैं, मैग्नीशियम को एमजी से करते हैं, एल्युमिनियम को एल से करते हैं। और लैटिन लैंग्वेज के आधार पर हम देखें जैसे सोडियम एक तत्व होता है, तो सोडियम जो होता है, सोडियम का एस से स्टार्टिंग होना चाहिए, लेकिन वो सोडियम एस से ना होकर Na से होता है। Na से क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक रीज़न है, ये लैटिन लैंग्वेज के आधार पर होता है। जैसे Na का जो हम उसको अगर पूरा देखें तो ये लैटिन लैंग्वेज में Na को नेट्रियम कहते हैं, नेट्रियम के आधार पर उसका सोडियम का नामकरण कराया गया था। और पोटाशियम का जो है उसमें लैटिन लैंग्वेज के अंदर के है, तो के का जो कैलियम होता है, और गोल्ड का एरम होता है एयू, गोल्ड को एयू एरम से डिनोट करते हैं, और सिल्वर को एजी मतलब अर्जेंटम से इसको डिनोट करते हैं। अब देखते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक संस्थान है आईयूपैक, जो तत्वों का नामकरण करते हैं, नामों की स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं, एक या उससे दो अक्षरों से बने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन H एक अक्षर से बना है, हीलियम He दो अक्षर से बना है, कार्बन एक अक्षर से बना है, नाइट्रोजन N एक अक्षर से बना है, मैग्नीशियम दो अक्षर से बना है। तो ये एक या दो अक्षरों से उसका नामकरण होता है और उसमें उसको प्रदर्शित करते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है, कैपिटल में लिखेंगे और दूसरे को स्मॉल में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं जैसे मैग्नीशियम में अगर हम एम देखें तो एम कैपिटल होगा और जी होगा वो स्मॉल होगा। ऐसे एल्युमिनियम के अंदर ए कैपिटल होगा और एल स्मॉल होगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है, मतलब एक तत्व का अभिलक्षणिक परमाणु द्रव्यमान एक भार होता है, मतलब द्रव्यमान को हम भार कह सकते हैं, उसका द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। मतलब डाल्टन ने दो सिद्धांत दिए थे कि स्थिर अनुपात द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। उन्होंने कहा था कि जो तत्व होता है, तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो समान होता है और उसका जो अनुपात होता है वो भी समान होता है। तो उन्होंने जो दो संकल्पना दी थी, सिद्धांत दिए थे, इसको आगे के जो वैज्ञानिक हैं उनको आगे समझने में, इसको खोज करने में, इनके बारे में जानकारी निकालने में बहुत आसानी हुई। प्रारंभ में ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। अब हम देखते हैं अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए, अणु हम किसे कह सकते हैं? दो परमाणुओं का आपस में रासायनिक अभिक्रिया होती है और वो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में बंध बना लेते हैं, तो जो दूसरा पदार्थ बनता है उसको हम बोलते हैं अणु। अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। आकर्षण बल के कारण वो बहुत कसकर जुड़े होते हैं, मतलब टाइट से। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अणु को हम उसके तत्व अथवा यौगिक के उसके सूक्ष्म कण के रूप में उसको हम परिभाषित भी कर सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है।
तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। उसका जो गुणधर्म होता है, उसकी जो गुणवत्ता होती है, उसको वो डिनोट करता है। ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणु से बनता है। जैसे ऑक्सीजन जो होता है वो O2 दो अणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे द्विपरमाणु अणु O2 कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त होता है। जैसे O3 का जो सिंबल होता है वो O3 का होता है, ओजोन को डिनोट वो करता है। अगर 2 की जगह वो 3 हो जाएगा तो ओजोन लेयर में, ओजोन के अंदर वो बदल जाएगा। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। देखिए, किसी अणु की संरचना में से कोई अणु है, अणु के अंदर कितने परमाणु हैं, उसकी जो संख्या होती है कि अणु के अंदर 2 परमाणु है तो उसके अंदर जो उसकी संरचना होगी उसको हम उसके अणु की परमाणुकता कहते हैं।